सक्सेना साहब ये बता दें जल्दी से। सक्सेना साहब इस बार का जो वोटिंग ट्रेंड दिखाई देता है, वर्मा साहब मैं आ रहा हूं, आलोक वर्मा साहब मैं आ रहा हूं। सक्सेना साहब इस बार के जो वोटिंग ट्रेंड दिखाई देती है, हालांकि पिछले बार के मुकाबले भी अभी तक के जो आंकड़े हैं ओवरऑल वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है पिछली बार के मुकाबले। कोई संदेश, कोई संकेत आपको महसूस हो रहा है क्या? देखिए, किसी भी चुनाव में जिस दिन मतदान होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, उस जिसके आधार पर हम प्रारंभिक कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये कि कितने परसेंट वोटिंग हुई। तो जैसा शुरू से लग रहा था कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार को क्रॉस कर जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ जी। हालांकि ये भी सच है कि जब फाइनल आंकड़े आएंगे वो इससे ज्यादा होंगे, तो वो हो सकता है पिछले बार के बराबर आए फाइनल आंकड़े या उसको क्रॉस कर जाए। 60% वोटिंग अगर क्रॉस कर जाए, अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर 61, 62, 63% तक फाइनल आंकड़े आते हैं तो ये सीधा इस बात का इंडिकेटर होगा कि एंटी इनकम्बेंसी है। अगर परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बढ़ा तो इसका मतलब स्टेटस को है, और वो हमें इंगित करता है कि ये नेक टू नेक फाइट है। जिस तरह का हम सोच रहे थे कि वन साइडेड होगा और एंटी बीजेपी वोट पड़ेंगे, वैसा शायद ना हो अगर वोट परसेंटेज हमारा कम रहता है। और जो आखिरी दिन की वोटिंग है उसमें पुराने ही मुद्दे काम करेंगे। आज मुझे नहीं लग रहा कि कोई नया मुद्दा ऐसा सामने आया, एक्सेप्ट एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, कि जिस इलाके में चुनाव हो रहा है, जिसमें मतदान हो रहा है, उसके आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है जो कि चूंकि मल्टी फेज इलेक्शंस है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री ने भी आज बिल्कुल सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड तक रैलियां की। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक लास्ट मोमेंट इम्पैक्ट डाले वोटिंग के पैटर्न पर। बट देन लास्ट मोमेंट अगर हम देखें तो कल जिस तरह से एक व्यापारी ने आत्महत्या की, जो इस बात को इंगित करता है कि बेरोजगारी और महंगाई का अंडर करंट है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर हम टिकैत का जो लेटेस्ट बयान देखें, उसने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, लेकिन लास्ट में जरूर कहा कि ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा, किसानों के मुद्दे पे होगा। जिसका मतलब कि हिंदू मुस्लिम अगर कंसोलिडेशन होता है तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। सक्सेना साहब ये कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी तो कांग्रेस में है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है और एक बड़ा काम किया है। मैंने 2 बार सवाल पूछा, एक ही सवाल मैंने 2 बार पूछा। आप बताइए मुझसे क्या जवाब की अपेक्षा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे साथ शर्मा साहब है, सुरेंद्र शर्मा साहब, वो कह रहे हैं 48 सीटें जीत जाएंगे, 58 में 48 सीटें जीत जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी तो दावा करने के लिए जानी जाती है, नेता तो दावा करने के लिए जाने जाते हैं और हवाई फायरिंग के लिए जाने जाते हैं। आपने वैसा कुछ नहीं किया, मैं इसके मैं सम्मान करता हूं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस अब सक्सेना साहब को सुन लेते हैं। अनुज साहब दोबारा आऊंगा आंकड़े पे बात करता हूं। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि जो हम उसको रगड़े। ठीक है, आपको पता नहीं, कांग्रेस आंकड़े जनता देगी। ठीक है अनुज साहब सुन लेते हैं। आपने क्लियर कर दिया, आपके पास जादुई आंकड़ा नहीं, जादुई छड़ी नहीं है। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव में सीटें जीतने के लिए आई ही नहीं है। कांग्रेस ने जो भी मेहनत की है, प्रियंका गांधी ने जो भी मेहनत की है, जो उनका खोया हुआ जनाधार था, जो उनका कैडर लगभग खत्म हो गया था, उस कैडर को बिल्ड करने की एक्सरसाइज है। और कांग्रेस के अंदर भी ये बात है कि ये आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आए हैं, थोड़ा अपनी वापसी करने के लिए आए हैं। सीटें जो उनको मिल जाएंगी वो उनका बोनस है, वो सीटें जीतने के लिए नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं यहां पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक अच्छी राजनीति की शुरुआत की है। उसके पॉलिटिकल अर्थ हैं निश्चित रूप से, लेकिन एक अच्छी राजनीति की शुरुआत की है जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि सारी पार्टियां महिलाओं को लगभग नजरअंदाज करती हैं पॉलिटिक्स में। तो कांग्रेस ने एक हेल्दी राजनीति की शुरुआत की है जो मुझे लगता है दूर तक जाएगी। नहीं सक्सेना साहब, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब भी यही बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है 2022 की तैयारी कर रही है, और अब आप कह रहे हैं कि फिर अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो ये टाइम शिफ्ट आगे बढ़ता जा रहा है क्या? टाइम तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और उसकी लीडरशिप को जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए, कांग्रेस उस तरह की मेहनत नहीं कर पा रही है। और जो भी टॉप लीडरशिप है, चाहे हम राजीव गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी ने इधर कुछ महीनों में मेहनत की है, लेकिन वो 2, 4, 6 महीनों की मेहनत से पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं हो सकती और चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी राजनीतिक दल को 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस ला सकती है। अगर नाराजगी होती तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है कम से कम 65% के आसपास होना चाहिए था, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा अनुमान भी यही था कि
5 बजे तक कम से कम 62-63 तो वोटिंग परसेंटेज क्रॉस कर ही जाएगा, जो कि नहीं हुआ। तो मुझको भी ये लगता है कि शायद किसानों का जो मुद्दा है वो जिस तरह से दिखाई दे रहा था उतना प्रभावी इन चुनाव में नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ सच में तो बीजेपी को जितना नुकसान का हम अनुमान लगा रहे थे सारे लोग, बीजेपी को उस तरह के नुकसान नहीं होगा। और गन्ने के बारे में मैं बहुत ही कंफ्यूजिंग चीजें सामने आती हैं, वो कहना चाहूंगा कि बीजेपी को या किसी भी पार्टी को जितना कल्प्रिट बताया जा रहा है उतना है नहीं। जो गन्ने का सारा भुगतान का मामला, उसका बैकलॉग इतना होता है कि कोई भी सरकार आती है वो पिछला बैकलॉग ही क्लियर करती रहती है और आगे का नहीं हो पाता। ये एक ऐसी समस्या है जिसको कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का आज तक नहीं कर पाए। तो अगले फेज में भी मुझे लगता है कि किसानों का मुद्दा रहेगा। अब कितना वो प्रभावी होगा ये हमें देखना होगा। एक और जो बड़ा मुद्दा है जो इस चुनाव में भी मुझे लगता है काम करेगा, अगले में भी, जो हिंदू और मुस्लिम का पोलराइजेशन है। और जैसा हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा कि बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। इस बार भी आज जितनी सीटों पे वोटिंग हुई है, बीजेपी की तरफ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर सिग्नल है मुस्लिम वोटर्स के लिए कि जो हिंदू वोट का पोलराइजेशन है वो बीजेपी की तरफ होगा। और बीजेपी ने उसके लिए अपने तरह से बहुत सारी कोशिश भी की है। एक और जो फैक्टर जो इस फेज, नेक्स्ट फेज, सारे फेजेस में काम करेगा वो है कि सवर्णों का वोट। और बीजेपी ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, जिस तरह से हमने देखा कि गृह राज्य मंत्री के लड़के के ऊपर जो चार्ज आया, जो ऑलमोस्ट जिस लेवल पे है और जिस तरह से केस चल रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट अगर हम देखें, बावजूद इसके हाई कोर्ट से आज उनको जमानत मिल गई। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में हो सकता है जाए। बीजेपी एटलीस्ट ये कैलकुलेट कर रही है कि ब्राह्मण वोट उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो जो हिंदू मुस्लिम के लेवल पे अगर हम देखें, जाट और गुजर वर्सेस हम सवर्ण वोट देखें, ये जो सारे फैक्टर्स होंगे ये आज और सेकंड फेज दोनों में काम करेंगे। कानून व्यवस्था के मसले की अगर हम बात करें तो इसमें एज किसी को दिखाई दे रहा है क्या? किसको एज मिलने वाला है? कानून व्यवस्था के मसले पे निश्चित रूप से एज जो है वो बीजेपी को है। मैं ये इसलिए नहीं है कि कोई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बीजेपी ने ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, बावजूद इसके कि बड़े पैमाने पर अपराध हुए, हर तरह के अपराध हुए, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हुए, हाथरस से लेके लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हुई, जो सेंगर का जो रेप का कांड है वो हमारा उन्नाव में, वो सारी चीजें हुई। फिर भी बीजेपी ने ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि हम एक अच्छा शासन दे सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से बीजेपी ने अपने कैंपेन में बीएसपी और एसपी का जो शासन था उसमें ये गिनाने की कोशिश की कि अपराध की हालत बहुत खराब थी। तो वो परसेप्शन कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है जितनी की प्रोजेक्ट की जाती है। और इसको सिर्फ आंकड़ों की दृष्टि से आप नहीं देख सकते, क्योंकि सिर्फ एनकाउंटर्स को आप देख लीजिए या जितने लोग अरेस्ट हुए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चार्जशीट दाखिल हुई, क्या कोर्ट में ट्रायल्स हुए, क्या कन्विक्शन का रेट बढ़ा, अगर ये आंकड़े भी सामने हो तब हम ये तय कर पाएंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी।